चौंद्रिया। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग चीज होती है। इसमें क्या होता है, ये जो था ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्चुअली जब अपन पीछे जाएंगे, टाइम में पीछे जाएंगे, तो ये सेल का पार्ट नहीं था। ये एक सेल का पार्ट नहीं था, ये ऐसे बाहर एक खुद का जीवित रहने वाली चीज थी। और क्या करती थी, ये अपना एनर्जी प्रोडक्शन करके खुद जिंदा रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि खाना खाते खाते सेल ने इसको अंदर ले लिया, तो उसको समझ में आया ये तो बहुत काम की चीज है। कमी दिया है हिसाब से। खैर, तो कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले तो अपन ने वो दिया था, इंट्रो दिया था। उसमें ये था कि सबसे पहले अपन ने वहाँ स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म से, फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर ऑर्गन सिस्टम से नीचे आए तो ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स के अंदर गए तो टिश्यूज, और सबसे नीचे गए तो सेल्स, और सेल के भी अंदर गए छोटी छोटी चीजें जो है ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया था। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था, बाहर हाइड्रोफोबिक, अंदर 2 लाइन वाला जो था वो हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब एक बार वापस हम कंसंट्रेशन वाला चीज जो है ना वो तुमको समझा देते हैं। तो जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, जैसे तीन तरह के सॉल्यूशन थे। एक हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, एक हाइपो मतलब कम, और एक आइसो मतलब इक्वल। ठीक है, तो अब हाइपर की बात करेंगे तो हाइपरटोनिक का हमेशा मतलब जो हम तुम्हें एग्जांपल देते हैं एक सॉल्यूशन का, तो हाइपरटोनिक हमेशा मान लो कि बिल्कुल बहुत अच्छी प्योर चाशनी, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि तुमने एक टंकी में, एक टंकी ऑफ वाटर मतलब 2000 लीटर मान लो, उसमें एक पिंच सॉल्ट डाल दी, एक पिंच सॉल्ट, तो है तो वो सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट भी है, उसमें सॉल्वेंट भी है, लेकिन वो किस तरह का हो जाएगा, हाइपोटोनिक। क्यों हो जाएगा हाइपोटोनिक, कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट का, सॉल्यूट कम है और ज्यादा क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा हाइपो। तो इसमें मान लो टंकी में एक चुटकी सॉल्ट, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल जिंदगी भर याद कर लो। हाइपर का मतलब चाशनी, हाइपो का मतलब एक टंकी सॉल्ट, एक टंकी पानी में एक चुटकी सॉल्ट, तो सॉल्यूट कितना हो गया, एक चुटकी, और सॉल्वेंट कितना हो गया, बहुत सारा। ठीक है, अब मानो ऐसे कि इस चाशनी को एक डिश में लिया और यहाँ पूरी चाशनी फेंक दी, ये चाशनी है, और फिर इसके बाद इसमें एक सेल रख दिया, ठीक है, ये सेल है। अब बताओ क्या होगा, कहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, कहाँ कम है, बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, अंदर क्या कम है, सॉल्यूट सॉल्यूट कम है। अब पानी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, बाहर से अंदर, पक्का नहीं, हाँ क्योंकि बाहर ही है ना हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूट, बाहर ज्यादा है जी, बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो पानी कहाँ जाएगा, तो लेकिन अगर अंदर से बाहर जाएगा फिर तो वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से जाता है ना। अरे यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है जी, ठीक है, या देखो मेन काम क्या होता है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है ना, कोई भी, तुम्हारा हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, वो क्या होना चाहता है फाइनली, आइसोटोनिक बनना चाहता है। ठीक है, अब मान लो कि ये है हाइपरटोनिक, ठीक है, और ये क्या है हाइपो। अब सॉल्यूट का मूवमेंट तो हो नहीं सकता, ये अपन बात कर चुके, ठीक है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो सकता, तो क्या मूव होगा सॉल्यूट, पानी। अब एक हाइपर है एक हाइपो है, हाइपर में पानी ज्यादा है कि हाइपो में पानी ज्यादा है, हाइपो में, तो हाइपो में ज्यादा है तो पानी कम कहाँ है, हाइपर में, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा आइसो बनने के लिए, हाइपर से, वो हाइपो से पानी ज्यादा हाइपो में है, हाइपो से हाइपर में जाएगा, तो हाइपो में क्या है सेल है अभी,
तो इसका पानी बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि देखो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो ये पानी चूसेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि चाशनी है, ठीक है, चाशनी यहाँ रखी हुई चाशनी बहुत सारी, ठीक है, और यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि पानी इधर जाने लगेगा इस साइड, उससे क्या होगा थोड़ी देर बाद चाशनी भी आइसोटोनिक हो जाएगी आसपास के सोल्यूशन से, समझ रहे हो। बहुत सारा पानी पड़ा होगा जैसे, तो देखो ऐसे होगा जैसे कोई भी सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन होगा, मान लो अभी ये मेम्ब्रेन हटा देते हैं अपन बीच में से, ठीक है, ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है, तुमने एक चाशनी का सोल्यूशन लिया जो कि हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक, और उसके अंदर तुमने क्या किया, पानी डाला, पानी का सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन नहीं है मान लो पानी, लेकिन पानी सॉल्वेंट है, तो वो कब तक डिसॉल्व होता रहेगा जब तक दोनों नियरली इक्वल पे नहीं आ जाएंगे। तो मान लो कि जैसे इसमें 10 ग्राम शुगर थी और इसमें तो 0 ही थी, और ये 1 लीटर पानी में था, ठीक है, अब तुम जब इसमें पानी डालोगे, मान लो तुमने 1 लीटर और पानी डाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा है, इसको बिल्कुल लिटरली मत लेना। तो अब क्या होगा कि दोनों 1-1 लीटर में जब तक 5-5 ग्राम शुगर मिल जाएगी, इसमें भी 5 ग्राम और इसमें भी 5 ग्राम, तब तक आइसोटोनिक नहीं बोलेंगे, और जैसे ही हो जाएगा तो अपने आप आइसोटोनिक हो जाएगा। तो हर सोल्यूशन जो होता है जो तुम्हारे सामने है, हाइपर हो के हाइपो आइसो की तरफ आने की कोशिश करता है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने मान लिया कि हाइपरटोनिक है, अब हाइपोटोनिक है, अब ये एक सोल्यूशन है जो कि हाइपोटोनिक है, मतलब उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है बाहर, अब तुमने इसके अंदर एक उठा के सेल रख दिया छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक सेल रख दिया, अब सोचो क्या होगा, सॉल्यूट कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर यहाँ ज्यादा है ना, सॉल्यूट यहाँ ज्यादा है, यहाँ क्या कम है, सॉल्यूट कम है। अब लेकिन देखो पानी ज्यादा कहाँ होगा, ऑब्वियसली बाहर, बाहर, अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर, जहाँ ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ जाता है पानी, जहाँ पानी ज्यादा है, और सॉल्यूट जहाँ ज्यादा है वहां की तरफ पानी जाएगा, समझ रहे हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन फिर भी कोशिश करो। सॉल्यूट जहाँ भी ज्यादा, जहाँ भी शक्कर ज्यादा है वहां पानी घुसना चाहेगा ताकि वो शक्कर को इक्वेट कर दे, पानी बना दे थोड़ा घुस के, ठीक है, ऐसे याद कर लो तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हाइपर में देखो, बाहर क्या ज्यादा है, शक्कर, अंदर क्या ज्यादा है, सेल के पानी, तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ताकि वो शक्कर को इक्वेट करके और वापस पानी बना दे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हाइपर हो गया, हाइपो हो गया, आइसो मतलब तो दोनों साइड बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार वापस खत्म हो गया। आईसीएससी में ये दिया नहीं है लेकिन आगे किसी चैप्टर में दिया होगा पक्का। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अपना ये वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब आ जाते हैं अपन, एक अपना सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो गया जो कि था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बाद हमने और बहुत सारे तुमको बताए थे, ठीक है, एक के बाद एक, तो अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है ईआर आता है ना। ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, समझ गए। अब इसमें एंडो का मतलब क्या होता है पता है, दोनों में से किसी को? दो चीजें होती हैं हमेशा, एक होता है एंडो, एक होता है एक्सो। इसका मतलब अंदर, इसका मतलब बाहर, ठीक है, ये हमेशा के लिए याद कर लो। ये कहाँ जाएगा, अंदर, ये सेल के अंदर है, ठीक है, प्लाज्मा में पड़ा हुआ है। रेटिकुलम का मतलब होता है ऐसे वेव, ठीक है, तुम्हें याद हो गया। एक ही चीज है ऐसी सेल के अंदर, क्या है, एंडो एक्सो समझ में आ गया। एंडो एक्सो जहां भी समझ में आए, जो भी चीज होगी समझ जाओगे। अभी तुम्हारे आगे आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आएगा, तुम्हारे में स्पेशली आईसीएससी में ये चीज आएगी। तो एंडो एक्सो समझ गए ना तुम लोग। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रेटिकुलम का मतलब हमने बता ही दिया। तो ये अपना न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है अंदर सेल के, ये तगड़ा एक सेल, और इससे अटैच एक ऐसा रेटिकुलम रहता ही है, ये हमने बताया ही था, ठीक है। तो ऐसे एक अटैच रेटिकुलम रहता है, ये दो तरह का होता है, इसमें कुछ में ऐसे ऐसी ऐसी वॉल्स चिपकी रहती हैं, तो इसको आरईआर, और ये जो बिना वॉल्स का रहता है इसको एसईआर, ठीक है। तो
अब सबसे पहले ये हो गया अपना एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पिक्चर होगा, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा कि ये जो छोटी छोटी बॉल्स होती है जिनको बोलते हैं राइबोसोम्स, ये क्या होती है? कुछ नहीं होता, जैसे जो अपना पूरा हमने बताया था जेनेटिक मटेरियल जो भी है अपना वो कहाँ भरा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर। पूरा जितना भी जेनेटिक्स तुम्हारे अंदर, जो भी जेनेटिक्स है, तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारी आंख का कलर, तुम्हारी आई लैशेस कितनी लंबी होंगी, तुम्हारे कान का शेप कैसा होगा, वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ भरी हुई है? इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे डीएनए पड़े हुए हैं, डीएनए से खुले हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये हर चीज की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, ठीक है। ये एक मान लो कि इंफॉर्मेशन की स्ट्रिप है लंबी सी, मान लिया। अब इंफॉर्मेशन की स्ट्रिप आती है और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे होते हैं, दो ऐसे, ठीक है, स्नोमैन की तरह होते हैं ये, ठीक है। और ये दो अलग अलग होते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। फिर जो ये इंफॉर्मेशन की स्ट्रिप है ना, इसके ऊपर जाके ये ऐसे करके ये वाला पार्ट आएगा यहाँ चिपकेगा, ये वाला पार्ट आएगा यहाँ चिपकेगा, और ये ऐसे चिपक जाते हैं। और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और यहाँ पे प्रोटीन बनाता जाएगा, जैसे आगे बढ़ता जाएगा और उसको बड़ा करता जाएगा अपने प्रोटीन को, यहाँ बड़ा और बड़ा हो गया प्रोटीन, यहाँ बड़ा और बड़ा हो गया प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे यहाँ पे कलर हो सकता है इस प्रोटीन में, तुम्हारी आंख का शेप हो सकता है, तुम्हारे कान का शेप हो सकता है। तो पूरे सेल का जो भी प्रोटीन कोडिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है? राइबोसोम्स। क्या क्या बनाना है? हर चीज ही बना देंगे। प्रोटीन अपनी बॉडी में हर चीज प्रोटीन ही है, नियरली 90% तुम्हारी जो बॉडी है वो प्रोटीन की बनी हुई है। तुम्हारी स्किन प्रोटीन हो गई, तुम्हारा मसल पूरा प्रोटीन हो गया, तुम्हारे हेयर प्रोटीन हो गया, एवरीथिंग इज प्रोटीन अपनी बॉडी में। तो मैक्सिमम चीजें क्या बना रहा है? राइबोसोम। तो इसमें तुम्हारी किताब में लिखा होगा कि जो आरईआर है वो मेनली हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये बस लिख देते हैं और बताते ही नहीं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तुम्हें समझ में आ गया कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है। और मैक्सिमम सिंथेसिस बॉडी में जो भी होता है वो कराता है, किसके थ्रू कराता है? कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो बाहर आके रीड करता है वो प्रोटीन बनाता है, वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना राइबोसोम्स के बारे में, और आरईआर के बारे में बात होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्मूथ में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। तो मेन अपनी बॉडी, अपन क्या चीजें खाते हैं? तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी डाइट का पार्ट क्या होता है? प्रोटीन एक चीज हो गई, वो बना दी उसने। सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो तो अपन बाहर से ही लेते हैं। तीसरी चीज होती है फैट्स। तो अब इसने काम किया है, जितने भी फैट सॉल्युबल चीजें होंगी ना, हाइड्रोफोबिक जो चीजें होंगी, वो ये बनाएगा एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे जैसे अपने हार्मोन्स होते हैं वो फैट वाले होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल से अपने बहुत सारे हार्मोन होते हैं। मेल हार्मोन्स जो होते हैं अपने, फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं मैक्सिमम, वो जितने भी मतलब जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं ना बॉडी के, वो यूजुअली फैट से ही बनते हैं। तो इस टाइप के हार्मोन एंड ऑल जो भी फैट चीज रिलेटेड चीजें होती हैं वो एससीआर बनाता है सेल में, समझ गए। तो ये हो गई तुम्हारी दो चीजें, एक आरईआर के बारे में बात हो गई, दूसरी एससीआर के बारे में बात हो गई। तो ये एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम खत्म हो गया, ठीक है। पॉज करना है। अब इसके बाद ना इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है, वो होती है गोल्जी, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या होता है? इसी के पास होता है यूजुअली। मान लो ये अपना सेल है, ये अपना सेल है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस था, यहाँ उससे अटैच अपना ईआर था, ठीक है। और इसी के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसे हाफ क्रीसेंट्स में, ठीक है। ऐसे ये ऐसा इस टाइप का होता है। ये होता है क्या? गोल्जी बॉडी, ठीक है। समझ में आ गया गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का काम ऐसे कुछ नहीं होता, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, सपोर्ट करता है एक तो सेल के शेप को, और दूसरी चीज क्या होता है? पैकेजिंग पूरी मटेरियल्स की यहाँ पे होती है। अब ये यहाँ पे अपन ने बताया था पहले कि ये राइबोसोम आके आरएनए पे जुड़ा। आरएनए मतलब जो भी आरएनए और डीएनए दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये आरएनए पे जुड़ा, इसने प्रोटीन सिंथेसिस किया, ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है ना वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब प्रोटीन जो है वो सॉरी हाइड्रोफिलिक, पानी में डिसॉल्व हो जाता है प्रोटीन, अपन तुमने देखा होगा कहीं पे भी। तो प्रोटीन, अब अगर वो प्रोटीन पानी में डिसॉल्व हो गया तो फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगा क्या? कैसे?
बाहर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? हेड्स क्या है? हाइड्रोफोबिक फोबिक है ना, इससे टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि वो तो हाइड्रोफिलिक है ना प्रोटीन। अगर ये फैट होता है जैसे जो एसीआर बना रहा है, वो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि वो उनसे होता हुआ निकल जाएगा। लेकिन प्रोटीन है तो या तो वो चैनल्स के थ्रू अंदर बाहर होगा, चैनल्स के थ्रू, या तो कोई एक ऐसी फैट का उसके आसपास ऐसा थैली बन जाए जो उसको सीधा सीधा बाहर जाने दे। ठीक है, तो गोल्जी का काम ये होता है, इसने प्रोटीन बनाया है यहाँ पे, ये प्रोटीन पड़ा हुआ है, ये गोल्जी ने इधर से अंदर लिया अपने और उसको पैक करके एक ऐसा चीज बना दी। ठीक है, तो ये चीज इजीली मूवेबल है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। समझ में आ गया? तो गोल्जी का मेन काम है पैकेजिंग। अब तुमने एक चीज पढ़ी थी पहले ही बताया था हमने, एक चीज होती है जो ईआर बनाता है, ऐसे ही दिखता है और वो सुसाइड करवा देता है, लाइसोसोम्स। तो वो भी कौन बनाता है, हमने बताया था ईआर। उनकी पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी बॉडी, और फिर वो सेल में छोड़ देता है। समझ गए? तो इस तरह से चीज होती है। वो बना, उसके अंदर उसने एंजाइम्स डाले, अलग अलग तरह के प्रोटीन, एंजाइम भी प्रोटीन जैसे ही होते हैं। ठीक है, उसके अंदर डाले और उसको एक थैली में करके रख दिया। तो ये क्या बन गया? एक तुम्हारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की कहानी समझ में आ गई? कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ईआर से। फिर कहाँ गए? ईआर से ओरिजिनेट होके गोल्जी में गए, गोल्जी में से निकल के पैक होकर क्या बन गए? लाइसोसोम। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी अपना काम हो गया, ये हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज होती है जो कि सबको पता होती है और सब उसके बारे में पढ़ते हैं बचपन से, माइटोकॉन्ड्रिया। उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं माइक्रोचॉन्ड्रिया बोला करो, बहुत अच्छे से याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये जो होता है अपना माइक्रोचॉन्ड्रिया, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग चीज होती है। इसमें क्या होता है, ये जो था ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्चुअली जब अपन पीछे जाएंगे, टाइम में पीछे जाएंगे, तो ये सेल का पार्ट नहीं था, ये एक सेल का पार्ट नहीं था, ये ऐसे बाहर एक खुद का जीवित रहने वाली चीज थी। और इस क्या करती थी, ये अपना एनर्जी प्रोडक्शन करके खुद जिंदा रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि खाना खाते खाते सेल ने इसको अंदर ले लिया, तो उसको समझ में आया ये तो बहुत काम की चीज है, तो इसने अपने आप को, मतलब सेल ने तब से इसको अपने पास ही रख लिया। मतलब ये सचमुच में यही चीज है, क्योंकि ये जो जैसे अपन हमने बताया था, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये इस पूरे सेल का हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोचॉन्ड्रिया, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये सेल का पार्ट नहीं था, बीच में कभी इवोल्यूशन में ये सेल के अंदर आया है, लाया गया है, ये था नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, नॉट इवन इन 9th 10th, पर इवन इन नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम अगर दोगे, कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका मतलब ये है कि वो सेल का पार्ट नहीं था, किसी और सेल में से लिया गया है ना। समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया? अब माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े से डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, तो एक्चुअली इतना बड़ा होता है, ऐसा कुछ दिखता है, और ऐसे उसमें क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस, क्या बोलते हैं इनको? रेटिकुलम नहीं, हाँ रेटिकुलम जैसा है, क्रिस्टी, क्रिस्टे एक ही बात है। एक मिनट पॉज करना। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे, तो ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, तो एक लेयर तो ये हो गई बाहर की, एक ये अंदर हो गई। अंदर वाली लेयर ऐसी 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 ऐसी, इसको क्या बोलते हैं यार? इसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हमने पहले ही बताया था, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहले बनाता है, प्रोडक्शन होता है इसमें, और फिर जब एनर्जी चाहिए होती है तो ये ATP को तोड़ता है ADP में, और इधर से एक एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, जिसको भी एनर्जी चाहिए वो यहाँ से। गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया अपना, प्लास्टिक रेटिक्यूल तो उसका है, और कुछ तो नहीं बचा तुम्हारे लिए, बचा है सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम भी एक चीज होती है। ठीक है, खैर
अब एक बार एक चीज और, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा ऊपर उठ के, लेकिन ठीक है काम आएगा। एक ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये तुम्हें पता ही है, ये ईआर है, ये तुम्हें पता है, ये गोल्जी है, बहुत ही खराब बना रहे हैं, मान लेना कि वही है ठीक है। ये छोटे छोटे लाइसोसोम पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी में आर भी है छोटा सा, थोड़ा एक आध कोई सा मान लेना, उसको तुम मान लेना। फिर एक जगह यहाँ पे ऐसा आता है, ऐसा एक चीज होती है, और उसमें एक ऐसा सीधा सिलेंडर होता है और एक ऐसा लेटा सिलेंडर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। और ये इसका मेन काम क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है ना, जब भी सेल डिवीजन थोड़ा बहुत पता है, सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो अलग अलग सेल बन जाते हैं, बेसिक अभी बता रहे हैं। तो उसमें क्या करता है कि हमेशा उसमें एक ऐसा सेल के बीच में एक ऐसी प्लेट आती है, ठीक है, एक ऐसी प्लेट आती है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो ऐसे आके जम जाता है, ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है सब, ऐसे प्लेट पे आके जुड़ गया। और ये जो सेंट्रियोल होता है ना दोनों साइड का, ये इनसे जुड़ जाता है, ये अपने एक धागे छोड़ता है स्पाइडरमैन जैसे, और ये इनको जोड़ लेता है, ठीक है। और जब ये सेल सेपरेट होते हैं ना, तो ये सेंट्रियोल इनको खींच के अपने पास ले आता है, जैसे ये ये ये, ठीक है। और ये एक और सेल बन गया, तो ये ये समझ गए, ठीक है। तो इसने यूं करके इनको खींच दिया बीच में से, और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल अलग अलग सेल में चले गए। फिर ये वापस गायब हो जाता है, और ये जो मटेरियल है ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है छोटे से, और नया सेल बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेन सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का काम यही है, सिर्फ इतना ही काम है, इतना ही पढ़ना है तुम लोगों को, इससे आगे तुम्हारा कोई काम का नहीं है। फिर सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है। सेंट्रियोल पहले डिवाइड होता है, जब स्टार्ट होता है ना, वो तुम्हें खैर पढ़ना नहीं है अभी, कैसे सेल डिवाइड होता है, क्या होता है, ये सब बात की बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंट्रियोल होगा। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई थी, ये यूजुअली प्लांट में मिली जाती है तुमको, एनिमल्स में तो मिलना ही है ये सब चीजें। लाइसोसोम प्लांट से मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। न्यूक्लियस मिलेगा ही तुमको, जेनेटिक मटेरियल प्लांट में मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा तुमने क्या क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि दोनों को पावर हाउस चाहिए। अब दो चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिल रही है मेनली, थोड़ा बहुत वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में भी मिलते हैं, क्योंकि हमने बताया था वो अपना वेस्ट उसमें डाल लेता है। लेकिन प्लांट के वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि अगर अपन देखें कि ये प्लांट सेल है, तो उसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ये पूरे वैक्यूल्स हैं, पूरे खाली वाइट कलर के रहेंगे। और ये इसके आसपास जो दिख रहा है ना, ये प्रोटोप्लाज्म या दूसरा क्या नाम है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और वहीं अगर तुम सिंगल सेल एनिमल सेल देखोगे, जैसे कि अमीबा जो होता है, उसके अंदर छोटे छोटा एक आध वैक्यूल होगा, जिसके अंदर गंदगी फेंक रहा होगा वो आदमी, और फिर हमने बताया था कि गंदगी जाएगी और फाइनली जाके इस पे चिपक जाएगी, और वो बाहर छूट जाएगी, और ये अभी बाहर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज हो गई अपनी सेल। तो अब अपन आ जाते हैं, पहले तो प्लांट सेल्स जो होते हैं सिर्फ उनके पास होती है ये चीज, एनिमल सेल्स के पास नहीं होती, और वो होता है प्लास्टिड्स, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है। प्लास्टिड दो तरह के हैं, कल बताया था हमने तुमको, एक कलर वाले, क्लोरो मतलब एक्चुअली क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, एक्चुअली इसका मतलब ग्रीन होता है, ठीक है, क्लोरो प्लास्ट, ठीक है। और एक और क्या होगा, ल्यूको प्लास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ल्यूको का हमेशा वाइट। कई बार जैसे अपनी बॉडी में से कोई भी ऐसा फ्लूइड पास निकल रहा है, या कई बार जो लड़कियों को इन्फेक्शन होता है उसमें उनको व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ठीक है, तो उसको कई बार क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया, क्योंकि व्हाइट कलर का फ्लूइड निकल रहा है तो उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो क्लोरो से रिलेटेड होंगी, तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में जैसे क्लोरो आए तो ग्रीन कलर जलना चाहिए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का हम तो बता ही दिया था, क्लोरोप्लास्ट कैसा रहता है, स्टैग्ड एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टैग जमे रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल से क्या बनता है,
फूड। हाँ, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा जिससे कि फूड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं पे ल्यूकोप्लास्ट पे आ जाओ, तो ये व्हाइट कलर का है, ये ऐसे व्हाइट एक एक सिंगल सिंगल रहता है, ये ऐसे स्टाइल नहीं रहते। ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये किसने बनाया, फूड, फूड बन गया, अभी जाके इनमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इन द फॉर्म ऑफ फैट्स होता है यूजुअली स्टोर, जैसे अपन भी इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होता है फूड, वैसे ही इसमें भी इन द फॉर्म ऑफ फैट हो गया। तो प्लास्टिक के सिर्फ दो टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये दोनों तुमको पढ़ा दिए, खत्म, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, अब क्या बच गया, वैक्यूल बच गया। एक मिनट, स्टार्च और प्रोटीन के उसमें सेव करता है, एक में बता देंगे। ठीक है, तो ये जो अपने हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टोर तो करता है फैट के बजाय स्टार्च, और उसमें करता है स्टार्च और प्रोटीन। ठीक है, इस फॉर्म में स्टोर करता है, फैट्स भी स्टोर करता है, बट मेन फॉर्म्स ये रहते हैं दोनों, स्टार्च और प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी। अब एक और चीज जो इसमें बनाने की, अपन ने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पढ़ा था जो कि बाहर से लिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो प्लास्टिक है ना, ये भी वही चीज है, प्लांट ने इनको बाहर से लिया है कभी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, नहीं, फूड बना रहे हैं ना उसके लिए, ये खुद नहीं बना पा रहा था, इसने कहा ये अच्छी चीज इसको अंदर ले लो, और उसने लेके उसको वहीं मजदूरी पे रख लिया हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो इसने रखा इसको बनाने के लिए, तो इसका भी क्या होगा, खुद का जेनेटिक मटेरियल, इसका भी खुद का है। तो ऐसी सिर्फ दो चीजें हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, क्या हो गया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो गया प्लास्टिड्स। एक्चुअली प्लास्टिड में भी सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फूड वो बना रहे हैं ना, वो बाहर से ले गए, ये तो स्टोरिंग के लिए तो वैक्यूल में काम आ रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ दो चीजें हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में दिया है, तुम्हारी किताब में भी ऑब्वियसली होगा, आईसीएसई में भी, कि ऐसे कोई दो ऑर्गेनिज्म बताओ जो इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और अंदर थ्योरी में बहुत कम दिया है, इसके बारे में छुपा हुआ है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन मिलता नहीं। ठीक है, वो आंसर नहीं मिलता, क्वेश्चन तो लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये हो गया अपना। अब फाइनली अपन आ रहे हैं किस चीज पे, एक ही चीज बच गई है सब, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, फूड स्टोर करना, और एक और क्या चीज स्टोर करता है, फूड का, हाँ नहीं, फैट्स कौन स्टोर कर रहा था, अभी हमने बात करी, ल्यूकोप्लास्ट। वैक्यूल्स कौन क्या स्टोर कर रहे हैं, एनिमल सेल में यूजुअली क्या स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल, जैसे अपन में यूरिन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो वो वहां स्टोर होता है और फिर अपन रिलीज करता है, ऐसे ये इनका एक वैक्यूल होता है, इनका यूरिनरी ब्लैडर मान लो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो बड़े वाले प्लांट से, मतलब जो बड़े प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होते हैं ऐसे बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एक तो फूड स्टोरेज होता है ना, बड़ा फूड जो है वो स्टोर होता रहेगा इनके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, कई बार जैसे सेल को बड़ा होना है, ठीक है, तो इन्हीं के अंदर पानी भरता है। ठीक है, इन्हीं के अंदर पानी भरा उसने और स्वेल हो गया, स्वेल हुआ तो इसकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दरारें पड़ती हैं। कोई भी चीज तुम एक मतलब लकड़ी मान लो, एक लकड़ी है बाहर, उसके अंदर पानी भरोगे तो स्वेल होकर उसमें क्रैक पड़ते हैं ना, फिर उस क्रैक्स में वो नया सेल वॉल बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनटू ससेप्शन। ठीक है, ऐसे ही काम का नहीं है, बहुत हाई लेवल की चीज थे, हम बता रहे थे तो बताया चलेगा। ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर इसमें पानी भरा, सेल स्वेल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा स्वेल हुआ तो उसमें दरारें आ गई, क्रैक्स पड़ गए, उन क्रैक्स में उसने पुट्टी मल ली और उसको नया दीवार बना दी, तो उससे थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसे ऐसे कर करके अपना साइज बढ़ाता है एक सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आगे शायद हो सकता है आईसीएसई में दिया हो, तो गौर से देखा, आगे जाके शायद ये चीज तुम्हें पढ़ाई जाए कि सेल की ग्रोथ कैसे होती है, प्लांट सेल की है। तो इनका मेन काम जो है फूड स्टोरेज का है, और इंटरसेप्शन जो मतलब सेल ग्रोथ के लिए जो काम आएगा वो है। फिर एनिमल सेल में अगर आ जाओगे ना, तो ये एक अमीबा हो गया, ये एक वैक्यूल हो गई उसमें। तो वैक्यूल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, जैसे इसमें एक चीज ये भी होती है कि
इसने ये फूड पड़ा हुआ मिला इसको बाहर, ठीक है। अब ये वैक्यूल नहीं था, ये भाई साहब गए, इन्होंने ये अपने ये हाथ वाथ हटाए और इसको धीरे से ऐसे करा, अंदर ले लिया, ठीक है। फिर ये पूरा जो मटेरियल है ना, इसको जल्दी जल्दी उसने करा और एक वैक्यूल के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर इस वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, अपने सारे एंजाइम्स फेंकेगा जल्दी जल्दी, जो भी इसके पास एंजाइम होंगे ना, जैसे अपने पास पेट में एसिड होता है और अपने बहुत सारे और भी एंजाइम होते हैं पेट के अंदर, वैसे ही इसके पास भी होते हैं, इसमें फेंकेगा, तो इससे क्या होगा, इसका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर का फूड डाइजेस्ट हो गया एक बार, तो जो डाइजेस्टेड फूड है इसने बाहर निकाल के सेल में बांट दिया, अब अंदर क्या बच गया, वेस्ट। अब वेस्ट क्या करेगा, फिर इसको लेके जाएगा, कोने में चिपकाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से ये सेल को हटा देगा और वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो वैक्यूल का काम समझ में आ गया, वैक्यूल की इतनी डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन एक चीज फाइनली थोड़ी सी बच जाती है जो कि एनसीईआरटी में भी दी हुई है और ऑब्वियसली आईसीएसई में भी आगे कहीं ना कहीं तो होगी, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बंद करना वीडियो एक मिनट, ठीक है। तो एक लास्ट प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, तो ये थोड़ा अच्छे से समझना है। समझना क्या है, समझ तो आ ही जाएगा, उसकी तो प्रॉब्लम रहेगी इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा अच्छे से तुम लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। 2 तरह का सेल डिवीजन होता है लाइफ में, 50 बार पढ़ा होगा लेकिन 500 बार समझ में नहीं आता, ठीक है। एक चीज हमेशा के लिए याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मीइओसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और माइटोसिस को कुछ नहीं बोलते, माइटोसिस को माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आ गए अपन के माइटोसिस क्या है। तो मान लो कि माइटोसिस के लिए पहले हमको तुम्हें ये समझाना पड़ेगा यार, प्रॉब्लम तो वही है पूरी। अभी मैंने मियोसिस और माइटोसिस लिख तो दिया, हमें तुम्हें N 2N सब समझाना पड़ेगा इसके लिए। हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी नहीं पता, ठीक है। ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या पता है, कुछ पता है, अपने अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 नहीं होते अपने अंदर, 46, ठीक है। चल तो वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा पॉज मारते हैं, तो 2 मिनट के लिए अभी नॉर्मल अपन बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, 46 प्लस XY और XX, समझ में आई। अपने अंदर कितने, 46, ठीक है। अभी हम मियोसिस के लेवल से समझाते हैं तुम लोगों को पहले, ठीक है। मान लो कि इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, अपन वो समझा रहे हैं, तो खैर, तो अभी अपन ये बात करें रिडक्शन डिवीजन, ये पापा ये मम्मी, मियोसिस हुआ, स्पर्म बना 23X या 23Y, और इधर से ओव्यूल में क्या जाएगा, ओवम में 23X या 23X, ठीक है। तो यहाँ से 23X आ गया, तुम्हारे केस में यहाँ से क्या आया होगा, X। तुम्हारे केस में ये आया होगा ना, 23 प्लस Y, X आता तो लेकिन उधर तो दोनों में X और Y नहीं, फादर डिसाइड करता है, XY जो होता है ये मेल का होता है, हाँ, XX होता है फीमेल का होता है, तो उधर तो X तो मेल ही हुआ ना। नहीं ना, फादर डिसाइड कर रहा है ना, स्पर्म में एक चीज गई, या तो X जाएगा या तो Y जाएगा। अगर Y गया तो क्या बन गया, आतिफ, और अगर X गया तो कौन बन गई, आयशा। आयशा अपनी बहन का नाम ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, स्पर्म डिसाइड कर रहा है, दो बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 50-50 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
तो अभी मान लो कि ये y आया तो यहाँ से तो x ही आएगा, तो ये दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो क्या बन जाएगा 23 प्लस y प्लस 23 प्लस x, तो क्या बन गए 46 प्लस X xy, मतलब आतिफ। ठीक है, समझ गए है ना। अब अगर मान लो कि ये वाला आया होता तो यहाँ से तो सेम ही आता, यहाँ से तो सेम ही आता ना, तो ये 23 प्लस 23 अब खुद कर लेना 46 प्लस x मतलब आयशा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये था रिडक्शन डिविजन, इसमें क्या होता है यहाँ पे उसको वो हाफ कर देता है। अब मान लो कि हमारा ये हाफ नहीं हो रहा होता, ये 46 क्रोमोसोम है, अपन का मियोसिस नहीं हुआ, ठीक है, अपन का एक सेल था ऐसा, उसके अंदर न्यूक्लियस था, ठीक है, और उसने पहले ही डिवाइड कर गया, जैसे उसके पास मान लो कि ऐसे 4 क्रोमोसोम थे, 3 थे मान लो, ठीक है, उसने क्या किया कि रादर देन रिड्यूसिंग इनको हाफ बीच में से, उसने कहा पहले तो मैं इन सबकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, तो उसने पहले इन सबकी एक कॉपी बना के इन्हीं से चिपका दी, ऐसे चिपका दी, ठीक है। अब इसमें ये चिपका दी, पहले कॉपी बन गई थी इनकी, इन भाई साहब ने इनको चिपका भी दी। अब ये गए वो अपनी मेटाफेस प्लेट पे जाके चिपके, एक साइड एक्स आ गया, 3 साइड ये वाला एक्स आ गया, 3 साइड ये वाला एक्स आ गया। इनिशियली कितना था, मान अभी इसको भूल जाओ, 46 वाले मामले को भूल जाओ, अभी 3 को याद रखो। इनिशियली इनके पास सिर्फ 3 थे, ठीक है, 3। अभी इसने इसको पहले तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहे हो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो इसने मल्टीप्लाई करके कितने बना लिए 6, और फिर इसने अपने आप को डिवाइड किया तो दोनों में कितने कितने चलेगा, दोनों साइड में 3 चलेगा। तो फाइनली इनिशियली स्टार्ट किससे हुआ था 3 से, और खत्म किसके हुआ 3 पे खत्म हुआ, कोई रिडक्शन नहीं हुआ इसमें, ठीक है, हर सेल में बराबर ही हुआ, ठीक है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो डिवाइड करते हैं एक ही बार में, ये चाहते हैं कि ये, क्योंकि इनमें मदर फादर नहीं है, ये एक ही सेल से 2 चीजें बन रही हैं, ठीक है, तो एक ही सेल से मान लो कि एक सेल से 2 चीजें बनाना है, ठीक है, तो इसमें हाफ करने की जरूरत ही नहीं, इसमें अगर 3 है तो यही चाहेगा ना कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिताजी एक है और बच्चे 2 हैं, यहाँ पे माता पिता 2 हैं, बच्चा 1 है, समझ में आया। तो यहाँ पे मान लो कि 3 तो मान ही नहीं सकते, 4 मानना पड़ेगा, 4 से अगर रिड्यूस नहीं करेंगे अपन तो इनके 4 आए, इनके 4 आए, तो बच्चे में कितने जीन आ गए 8, तो बच्चे का एक बनेगा ही नहीं अगर रिडक्शन नहीं होगा तो, क्योंकि इंसान बनने के लिए 4 चाहिए ना, क्योंकि आपके अम्मा पापा इंसान ही थे ना, तो उनमें 4 थे मान लो, तो आप में भी 4 ही होना चाहिए ना, समझ में आया। तो इसलिए इसमें रिडक्शन डिवीजन करना पड़ता है। तो रिडक्शन डिवीजन कैसे होता है कि पहले इसको आधा कर लेते हैं, फिर 2 पेरेंट्स के लिमिट्स मिलते हैं, और फिर उससे एक चीज बनती है जो कि फाइनली पेरेंट्स के बराबर ही होती है, 46 प्लस xy, तो फिर बच्चे का भी 46 प्लस xy होगा या xx, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेरेंट है उसके बराबर, लेकिन पेरेंट सिर्फ एक ही है, वही 2 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 पेरेंट एक बच्चा बना रहा है, यहाँ पे एक ही पेरेंट से 2 बच्चे बना रहे हैं, तो दोनों में 3 लाना है कंपलसरी, ठीक है। अब अगर हम इसको फिर से समझाएं पूरा, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है, अब हम प्रोसेस भी बता देते हैं। तो लास्ट प्रोसेस जो है, सबसे पहले माइटोसिस का बता देते हैं तुम लोगों को। माइटोसिस में क्या हो रहा है, कोई भी सेल है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये उसके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले एक फेज आता है जिसमें क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को
इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये इसका प्रिपरेटरी फेज होता है, प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज में कुछ नहीं करता, यही सेल है, इसी के अंदर का न्यूक्लियस है, इसमें ये 3 एक्स थे, 1 2 3, कुछ नहीं करेगा, इन्हीं में 3 और जोड़ लेगा, 1 2 3, सीधा सीधा उनको ट्वाइस कर देगा। ठीक है, माइटोसिस में ये ट्वाइस हो गया। ठीक है, फिर ये ट्वाइस होने के बाद ये जो न्यूक्लियर वॉल है ना अगले, उसमें ये न्यूक्लियर वॉल मिट जाएगी। ठीक है, और ये अगले उसमें ऐसा हो जाएगा, और फिर ये न्यूक्लियर वॉल मिट गई तो ये भाई साहब तो ऐसे पड़े हुए 1 2 3, और ये भाई साहब ऐसे पड़े हुए 1 2 3, फिर उसके अगले फेज में ये जाके ऐसे जुड़ जाएंगे प्लेट पे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और उसके फेज अगले फेज में यहाँ सेंट्रियोल आ जाएंगे, इनसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये एक अलग सेल बन जाएगा ऐसा, और ये एक अलग सेल बन जाएगा ऐसा, इसके पास 3, इसके पास भी 3। क्या हो गया ये प्रोसेस? माइटोसिस। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये पूरा फेज माइटोसिस का था। अब इन दो सेल्स को देख लो, इसी यही का यही फेज फिर से किया, यही का यही फेज तुम्हारे अम्मा अब्बा के साथ भी हुआ है। ठीक है, यहाँ तक उनके एच थे, यहाँ उन्होंने दोनों सेल बनाए। ठीक है, यहाँ पे आगे बना दिए। अब इनमें फर्दर होता है उनका, इसमें भी। अब इसमें फर्दर होगा तो क्या होगा, फिर ये फिर से इस लाइन तरह की लाइन में आके जुड़ेगा, ऐसे, और ये ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, दो ऐसे ऐसे बन जाएंगे कुछ। ठीक है, ऐसे बनेगा, इसके अंदर आधा आधा आधा। ठीक है, और उसके नीचे वाले में भी आधा आधा आधा। ठीक है, सेम इसमें हो जाएगा सीधा। अब अगर हम डायरेक्ट इसको करके शॉर्ट कर दें तो इन भाई साहब में भी आधा आधा आधा, इन भाई साहब में भी आधा आधा आधा। ठीक है, तो अभी अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, कितने से? 3 से। फाइनल जो उनके गेमीट बने उसमें कितने आए? आधा 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 आधा, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1.5। इसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 3 से। ठीक है, समझ में आ गया? 2 बार एक तरह से माइटोसिस हो जाए तो वो क्या बन जाता है? यहाँ तक का प्रोसेस माइटोसिस था, यहाँ तक का प्रोसेस माइटोसिस था। ये अपन यहाँ से चले 1 2 3 4 और ये 5, और जो ये 6 और 7 जो प्रोसेस है ना, ये है क्या? मतलब 6 और 7 नहीं, 1 से लेके 5 तक माइटोसिस, और 1 से लेके 7 तक मियोसिस। मियोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, समझ में आ गया इस बार? तो ये ऊपर खत्म अपना पहला चैप्टर। मुझे देखो ऐसे एक बड़ी डायग्राम देखो।